फिर हैं राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स आपने पहले पढ़े हुए हैं कि ये आरएनए और प्रोटीन के बने हुए होते हैं, और बाज दफा वैसे तो नॉर्मली साइटोप्लाज्म के अंदर फैले हुए हैं, लेकिन बाज दफा ये अटैच्ड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। ठीक है, नॉर्मली हमारे सेल्स के अंदर कहां पे अटैच होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं, लेकिन बैक्टीरियल सेल में वो अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ही कोई नहीं, तो इन्होंने अगर किसी ने अटैच होना हो तो वो जाकर अटैच होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। ठीक है, फिर बहुत सारे साइटोप्लाज्म के अंदर भी फैले हुए हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स की निस्बत इनका साइज छोटा होता है। हमारे राइबोसोम्स थे 60s और 40s के सब यूनिट्स मिलकर 80s बनता था, लेकिन यहां पर 50s और 30s सब यूनिट्स मिलकर 70s राइबोसोम बनाते हैं। ठीक है, तो काम इनका भी वही है, ये प्रोटीन बनाने की फैक्ट्रीज हैं, और मतलब जब आरएनए आता है तो उसको पढ़ के उसके मुताबिक प्रोटीन्स बनाते हैं। फिर बैक्टीरियल सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाज दफा फोल्डेड होती है, आपने वो देखे हुए हैं, माइटोकॉन्ड्रिया देखे हैं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर वाल आपने देखी हुई है, तो वो इनर वाल काफी टेढ़ी मेढ़ी सी थी। ठीक है, तो वो जो फोल्ड्स बने हुए हैं, टेढ़े मेढ़े से स्ट्रक्चर बने हुए हैं, इनको हम मीजोसोम्स कहते हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कई दफा इनवेजिनेटेड होती है, यानी कि अंदर की तरफ मुड़ी हुई होती है, और वेजिकल्स, ट्यूब्यूल्स या लमेली बना सकती है। वेजिकल का मतलब है कि वो अंदर की तरफ मुड़ के बुलबुला सा बना हुआ होगा, ट्यूब्यूल लंबी सी नाली होगी, या लमेली पतली लंबी सी शीट होगी। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्डेड होती है और वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स या लमेली बनाती है। अब इन लमेली के साथ फिर एक्चुअली क्या होता है कि यहां पर डीएनए रेप्लिकेशन के एंजाइम्स मौजूद हैं, यानी कि डीएनए को मल्टीप्लाई करवा के, अब नॉर्मली हमारे सेल में क्या होता है कि डीएनए को जब दो सेल्स में डिवाइड करना होता है तो स्पिंडल फाइबर बनते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन के, जो डीएनए क्रोमोसोम्स को खींचते हैं। अब यहां पर वो सिस्टम ही मौजूद नहीं है, माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद ही नहीं है, तो यहां पर डीएनए की कॉपियां खींचने का काम कौन करेगा? वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ मुड़ी हुई होगी, एक एक टुकड़ा वहां पे जुड़ जाएगा और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन उनको पकड़ के खींच लेगी। और इसी तरह सेल को डिवाइड करने में, दरमियान में से जब सेल ने डिवाइड करना है तो वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प करेगी। ठीक है, इसी तरह एंजाइम्स की एक्सपोर्ट अगर करनी हो, सेल से बाहर कोई एंजाइम्स भेजने हो, चीजों को तोड़ने के, डाइजेस्ट करने के, खुराक को डाइजेस्ट करने के, तो वो भी यहीं पे मीजोसोम्स पे बनाए जाते हैं एंजाइम्स और बाहर फेंक दिए जाते हैं। इसी तरह मीजोसोम्स के ऊपर रेस्पिरेशन के एंजाइम्स मौजूद हैं, जिनके जरिए से एनर्जी जनरेट करनी है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे हमने पढ़ा था कि वो होते हैं। इसी तरह बाज बैक्टीरिया के अंदर आपको ग्रेन्यूल्स और स्टोरेज बॉडीज नजर आती हैं। अब बैक्टीरिया अमूमन बड़ी हार्श एनवायरमेंट्स में रहते हैं, मतलब इस जो है शेल्फ है इसके ऊपर रह रहे हैं, बाहर धूप में पड़े हुए हैं, पहाड़ों के ऊपर, पत्थरों के ऊपर, गटरों के अंदर, ऐसी जगह जहां पे कोई पड़े रहना पसंद ना करे आप में से, तो ऐसी जगहों पर भी बेचारे पड़े हुए हैं और रह रहे हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं। अब ऐसे में उनको कोई काम की चीज मिल जाए तो वो उसको कोशिश करते हैं संभाल के रख लें। न्यूट्रिएंट्स वगैरह अमूमन क्योंकि आसानी से इनको अवेलेबल नहीं होती, तो जहां पॉसिबल हो तो न्यूट्रिएंट्स को स्टोर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ग्लाइकोजन को स्टोर कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, ग्लूकोज मिलेगा उससे। सल्फर को स्टोर कर लेते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। इसी तरह फैट हैं, चिकनाई, चर्बी वगैरह, उसको, और इसी तरह फॉस्फेट ग्रुप्स हैं, डीएनए बनाने में काम आ जाएंगे। तो मुख्तलिफ चीजों को वो संभाल कर रखते हैं। इसी तरह वेस्ट मटेरियल भी जिस तरह घर में होता है कि ये नहीं होता कि जी आपने अभी सब्जी काटी तो सब्जी लेकर घर से बाहर नहीं फेंकते कि सब्जी बनी है, बाकी जो खराब सब्जी है वो बाहर फेंक दे, फिर कोई आपने चिप्स खाई, रैपर लिया, गली के बाहर फेंक दिया। बल्कि आप क्या करते हैं कि आपने एक लिफाफा रखा हुआ है या डस्टबिन रखा हुआ है, आप कूड़ा उसमें इकट्ठा करते जाते हैं, जब वो भर जाता है फिर उसको बंद करके बाहर फेंक देते हैं। तो इसी तरह इन्होंने भी जब कोई वेस्ट मटेरियल
फेंकना हो तो उसके लिए फौरी तौर पर बाहर नहीं फेंका जाता, बल्कि वक्ती तौर पर वो जमा होता जाता है। और माइक्रोस्कोप में जब आप बैक्टीरिया को चेक करेंगे तो वहां पर वो वेस्ट मटेरियल आपको पड़ा हुआ जमा हुआ नजर आएगा। कौन से वेस्ट मटेरियल होते हैं बैक्टीरिया के? मिसाल के तौर पे अल्कोहल है, अक्सर बैक्टीरिया अल्कोहल बनाते हैं, या लैक्टिक एसिड बनाते हैं। लैक्टिक एसिड वो वाला है जो आपकी दही बनती है जिससे, और एसिटिक एसिड है, सिरका है। तो वो मुख्तलिफ चीजें हैं, एसिड्स हैं जो सेल से बाहर फेंकने होते हैं, लेकिन वक्ती तौर पर वहां पर आपको वो स्टोरेज बॉडी में पड़े हुए नजर आएंगे। इसी तरह बाज स्पीशीज स्पोर्स बनाती हैं, ठीक है। स्पोर से मुराद ये है कि अगर कंडीशन ज्यादा खराब आने वाली हैं, मौसम ऐसा है कि वो सरवाइव नहीं कर सकता, तो ऐसी सूरत में वो अपने ऊपर खौल चढ़ा लेगा, ठीक है, एक कवर चढ़ा लेगा एक्स्ट्रा, और छुप के बैठ जाएगा और सो जाएगा, जिस तरह बीज होते हैं पौधों में, ठीक है। तो वो उस तरह का सिस्टम है। अब स्पोर्स दो तरह के हो सकते हैं, एक को हम एक्सोस्पोर कहते हैं और एक को एंडोस्पोर कहते हैं। एक्सोस्पोर्स सेल से बाहर बनते हैं, ठीक है। सेल के बाहर एक छोटा सा चैम्बर बनाया, खाना बनाया, उसके अंदर काम का मटेरियल भरते गए, फिर उसको बंद कर दिया। अब वो जाके जब कंडीशंस दोबारा कभी फेवरेबल आएंगी, पानी मसलन खुश्क हो गया है, जब दोबारा पानी अवेलेबल होगा तो उस वक्त वो ग्रो करेगा, मल्टीप्लाई करेगा और दोबारा से पॉपुलेशन क्रिएट कर देगा। उसके मुकाबले में बाज स्पीशीज एंडोस्पोर बनाती हैं। एंडो का मतलब होता है अंदर, तो इनसाइड अपनी बॉडी के अंदर ही स्पोर बना रही होती हैं। खाना बनाया हुआ है, अंदर मटेरियल भर दिया उसके, जब वो तैयार हो गया, बाद में सेल खुद मर गया, स्पोर बाकी रह गया और वो आगे चलकर दोबारा पॉपुलेशन बना लेगा। तो ये मेटाबॉलिकली डोरमेंट बॉडीज होती हैं, यानी कि वक्ती तौर पे वो सोए रहते हैं। मेटाबॉलिकली डोरमेंट का मतलब है कि वो मेटाबॉलिज्म नहीं कर रहे, इस वक्त अलाइव नहीं है, मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा उनके अंदर, चीजें एनर्जी यूटिलाइज नहीं हो रही, लेकिन उस वक्त बनते हैं जब बैक्टीरिया को ये पता लग जाए कि अब हम मरने वाले हैं, ठीक है। तो वो स्पोर्स बना देते हैं। स्पोर्स उन खराब कंडीशंस को बर्दाश्त कर लेते हैं, अल्टीमेटली कहीं और जाकर दोबारा ग्रो करेंगे। तो एडवर्स कंडीशंस को बर्दाश्त करने की इनमें सलाहियत होती है। मिसाल के तौर पे रोशनी को बर्दाश्त कर सकते हैं। आम लिविंग बैक्टीरियल सेल जो है वो रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे आपके पास जनाब, आप किसी जगह पे जंगल में गुम हो गए हैं और आपको तालाब का पानी मिला, अब आपको शक है कि ये पानी साफ है या नहीं है, जरासीम ना हो उसमें, तो आप उसे एक ट्रांसपेरेंट बोतल में भरें और वहां पर धूप में रख दें। 20 मिनट तक धूप में रखेंगे तो उसमें सारे जरासीम मर जाएंगे, ठीक है। तो वो रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसी तरह हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आप जनाब उनको पानी को उबाल लें अगर, तो उसमें जरासीम मर जाएंगे। इसी तरह डेसिकेशन को बहुत से बैक्टीरिया बर्दाश्त नहीं कर सकते कि अगर उन्हें खुश्क कर दिया जाए मुकम्मल तौर पे तो बैक्टीरिया उस चीज में ग्रो नहीं कर सकते। इसी वजह से आप फलों को और सब्जियों वगैरह को, बाज तरह की चीजों को, गोश्त को खुश्क कर लेते हैं कि उसमें बैक्टीरिया फिर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इसी तरह हाई पीएच को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसीलिए आप चीजों को सिरका डाल देते हैं चीजों में, तो वो काफी अरसे तक पड़ी रहती हैं, और मुख्तलिफ तरह के केमिकल्स को बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन स्पोर्स इन चीजों को बर्दाश्त कर लेते हैं अमूमन, ठीक है। तो फेवरेबल कंडीशंस जब होती हैं तो स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं और दोबारा नए सेल्स बना देते हैं। इसी तरह सिस्ट होते हैं। सिस्ट कहते हैं, उसी तरह से सिस्ट से मुराद होता है खौल, जिस चीज के ऊपर छिलका चढ़ा हुआ हो, कवर चढ़ा हुआ हो। तो ये भी मेटाबॉलिकली डोरमेंट बॉडीज हैं, थिक वॉल्ड होती हैं, यानी कि उनके ऊपर बड़ी मोटी वो कवर चढ़ा हुआ है, और डेसिकेशन रेजिस्टेंट है। डेसिकेशन रेजिस्टेंट का मतलब है कि अगर इनको खुश्क कर दिया जाए तो ये फिर भी बर्दाश्त कर लेते हैं, जिंदा रहते हैं। तो जब सेल मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, नॉर्मली ग्रो कर रहे होते हैं, तो उस दौरान फिर ये बाद सेल्स कन्वर्ट होते जाते हैं सिस्ट के अंदर, ठीक है। और बाद में जब दोबारा फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो ये उसी तरह से ग्रो कर जाते हैं। फर्क ये है कि सिस्ट और स्पोर में फर्क अक्सर पेपर में पूछा जाता है। तो सिस्ट हीट रेजिस्टेंट नहीं होते, सिस्ट को अगर गर्म किया जाए तो ये मारे जाएंगे, लेकिन स्पोर अमूमन हीट को बर्दाश्त कर लेते हैं।